हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज हम पढ़ेंगे आर एस शर्मा सर की किताब से चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, और ये पहला पार्ट होगा इस चैप्टर का। इसके अलावा अगर किसी ने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो जाके देख ले वीडियो सेक्शन में। और दोस्तों, ये किताब परचेज कर लें, क्योंकि मैं पूरी बुक नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से। तो बेटर होगा आप बुक ले लें और मेरे साथ पढ़ते चलें। अच्छा, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनिस्ट व्यूज़ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, और नेशनलिस्ट अप्रोच और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। और ये जो दो पोर्शंस हैं इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पार्ट कवर करते हैं कॉलोनिस्ट व्यूज़ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। अच्छा, आज दोस्तों जो हम लोग अपनी कंट्री की ट्रेडिशनल हिस्ट्री को जानते हैं और उसमें होने वाले पास्ट इवेंट्स को, तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए या कहो रिकॉर्ड करने के लिए जो एडुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने कुछ लिटरेरी सोर्सेज का सहारा लिया। जैसे कि हैंड रिटन एपिक्स, आप बात कर लो हैंड रिटन एपिक्स की तो महाभारत, रामायण, पुराण जो कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है, और सेमी बायोग्राफिकल वर्क्स। पर जो प्रॉपर मॉडर्न रिसर्च थी अपने एंशिएंट इंडिया के पास्ट को पता करने के लिए, वो शुरू हुई है सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से, मतलब 1751 से 1800 के ड्यूरेशन में। और ये जो कवायद है ये ब्रिटिशर्स ने शुरू करी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये लोग कुछ अच्छा करना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ये लोग अपनी जो ब्रिटिश नीव है, जो ब्रिटिश नीड्स है, उनको कहीं ना कहीं इन अंग्रेज़ों को फुलफ़िल करना था। तो इसलिए इन लोगों ने हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से करना शुरू किया। क्योंकि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे इन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का कंट्रोल आया 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, तो इन एरियाज़ पे दोस्तों अंग्रेज़ों को दीवानी राइट्स मिलती, मतलब फाइनेंसेस कलेक्ट करने की ताकत मिली। और साथ ही साथ दूसरे एग्रीमेंट्स भी हुए जिससे इन अंग्रेज़ों का डोमिनेंट स्टेटस सेटअप हुआ इन एरियाज़ पे, या कहो एक कंट्रोल सामने निकल के आया इन जगहों पे। और जब कंट्रोल हुआ तो इन अंग्रेज़ों को यहाँ रूल करने में दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, स्पेशली जब कोई केस ऐसा निकल के आता था जहाँ पे हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई होता था, यानी कि जिसमें एक सन को अपने फादर की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी या ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी ग्रैंडसन को। तो अगर इस तरीके का कोई केस आता था इनहेरिटेंस का, तो कहीं ना कहीं लॉ को इंटरप्रेट करने में इन अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। तो इसके लिए इन अंग्रेज़ों ने 1776 में मनुस्मृति, जो कि एक लॉ बुक है कि सोसाइटी को कैसे चलाया जा सके, तो इसको इन्होंने कहीं ना कहीं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया। और ये किताब दोस्तों काफ़ी अथॉरिटेटिव भी कंसिडर की जाती थी। और जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करवाया कोड ऑफ जेंटो लॉस के नाम से, ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ रूल करने में आसानी हो पाए। और दोस्तों आप देखोगे कुछ आसानी हुई भी, पर पूरी तरीके से नहीं। फिर इन कॉलोनियल पावर्स ने सिविल लॉस को एडमिनिस्टर करने के लिए हिंदूज के केसेस में पंडित्स को पकड़ा और कहा बैठो ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स के साथ, ब्रिटिश जजेस के साथ, और जो लॉज हैं उसको इंटरप्रेट करने में इन ब्रिटिश जजेस की, ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स की हेल्प करो। साथ ही साथ मौलवीज़ को भी पकड़ा गया ताकि मुस्लिम लॉज को कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया जा सके इन मौलवीज़ के द्वारा। तो जो शुरुआती एफर्ट्स थे एंशिएंट लॉज और कस्टम्स को समझने के लिए इन ब्रिटिश की तरफ से, वो 18th सेंचुरी के दोस्तों आखिरी तक चलते रहे। और फाइनली स्टैब्लिशमेंट हुआ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का कलकत्ता में, जिसको सेटअप किया ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट सर विलियम जोन्स ने, जिन्होंने सर किया था 1746 से 1940 तक के टाइम पीरियड में। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इन्होंने इस ऑब्जेक्टिव से सेटअप की कि जो हिंदू कल्चर, टेक्स्ट और फिलॉसफी है उसका कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन हो पाए। और विलियम जोन्स ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि जो संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषा है ये एक ही फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है। और इन्होंने दोस्तों अभिजुना शकुंतलम, जो कि एक प्ले है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा 1789 में। और आप देखोगे कि भगवत गीता, जो कि काफ़ी पॉपुलर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है, इसको ट्रांसलेट करा गया इंग्लिश में विल्किंस ने 1785 में। और इसी तरीके से बॉम्बे में 1804 में बना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो कि लंदन में बनवाया गया 1823 में। तो आप ये देख सकते हो कि धीरे धीरे सेंटेंस और ट्रांसलेशंस को बनवाया जा रहा था। और इससे होता क्या, इससे जो ओरिएंटल रिसर्च है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। साथ ही साथ ब्रिटिश को भी अपने आप को एक बेहतर लाइट में, एक बेहतर गुडविल उनको दिखानी थी अपने आप की दुनिया के सामने।
फिर विलियम जोन्स ने कहा कि जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं वो सारी संस्कृत से और ईरानियन लैंग्वेजेस से काफ़ी सिमिलर हैं। और जब इन्होंने ये चीज़ बोली उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कि भैया क्या जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो संस्कृत से और ईरानियन लैंग्वेज से वाकई में सिमिलर हैं। तो इंडोलॉजिकल स्टडीज़ को परसू किया इन कंट्रीज़ ने और आंसर ढूंढने के लिए 1800 से 1850 के बीच में खास चेयर्स यानी कि स्पेशल पोजीशंस भी दोस्तों बैठा दी गई थी यूनाइटेड किंगडम में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, ताकि इंडोलॉजिकल ट्रांसलेशंस को प्रॉपर समझा जा सके। और इसमें सबसे आगे निकल के आए जर्मन बॉर्न स्कॉलर मैक्स म्यूलर, जिन्होंने सर्व किया था 1824 से 1902 तक और ये रहते इंग्लैंड में। और दोस्तों जब सिपोय म्यूटनी हुई थी तो दोस्तों लिटरी हवा हो गई थी इन अंग्रेज़ों की। तब इनको समझ में आया था कि जितनी नॉलेज और जितनी आइडिया इनको होना चाहिए था इंडिया के तौर तरीक़ों पे, इंडिया के सोशल सिस्टम्स पे, वो दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं था। तो इन लोगों ने और डीप स्टडी करी ताकि इनको समझ में आ पाए कि भैया जिन पे हम रूल कर रहे हैं उनके बारे में हमें ढंग से तो पता हो। फिर इसके लिए जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो भी आगे आईं और इन मिशनरीज़ ने जो वीक एरियाज़ हैं हिंदू रिलीजन के, जो वीक पॉइंट्स है या आप कह लो जो कमज़ोर इलाके हैं हिंदू रिलीजन के, उसको एक्सप्लॉइट किया इन मिशनरीज़ ने और लोगों को बताने लगे कि भैया तुम्हारे धर्म में तो यहाँ कमी है, तुम्हारे धर्म में तो वहाँ कमी है, ताकि इन लोगों को तोड़ा जा सके और कन्वर्ट करा जा सके क्रिश्चियनिटी में। इससे होता क्या दोस्तों, इससे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी जो नींव है, उसकी जो पोजीशन है, उसको कहीं ना कहीं और फर्दर स्ट्रेंथन अप किया जा सकता था ये क्रिश्चियनिटी की कन्वर्जन को हासिल करके। फिर जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स या हिंदू टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया गया बड़े लेवल पे मैक्स म्यूलर की एडिटरशिप की देखरेख में और लगभग 50 वॉल्यूम्स निकाले गए इनकी स्टडीज़ के और कुछ तो दोस्तों पार्ट्स में भी सामने आए। और फाइनली इनको पब्लिश किया गया सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट या सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से मैक्स म्यूलर द्वारा। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि जो इंडियन हेरिटेज और कल्चर है उनको ही इन्होंने जाना, बल्कि मैक्स म्यूलर ने जो चाइनीज़ और ईरानियन टेक्स्ट भी था उसको भी इंक्लूड किया अपनी किताबों में। बट आप देखोगे कि जो ज़्यादातर टेक्स्ट मौजूद था वो इंडियन टेक्स्ट ही मौजूद था। और जब इन वॉल्यूम्स और बुक्स को सामने लेके आए मैक्स म्यूलर और दूसरे वेस्टर्न फिलोसफर्स, तो इन्होंने अपनी कुछ जनरलाइजेशंस दिए जो कि नेचर है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का और सोसाइटी के ऊपर, कि भैया ये एंशिएंट इंडियंस को तो समझ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में और ख़ासकर टाइम और क्रोनोलॉजी के बारे में। मतलब इन एंशिएंट इंडियन के पास कहीं ना कहीं दोस्तों अकल ही नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे लिखें और कैसे एक क्रोनोलॉजिकल वे में चीज़ों को डिफ़ाइन करें, रिप्रेजेंट करें। और यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि जो इंडियंस हैं वो तो भैया डिस्पोटिक रूल में उनको रहने की आदत है, मतलब तानाशाही के नीचे रहने की आदत है। असल में दोस्तों ये ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे कि कहीं ना कहीं अपने रूल को जस्टिफाइड बता रहे थे और साथ ही में जो नेटिव्स हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा कि वो तो भैया घुसे हुए हैं स्पिरिचुअलिज्म में और एक पैरेलल वर्ल्ड में। और इस पैरेलल वर्ल्ड में जीने से दोस्तों हो क्या रहा है इन इंडियंस का कि जो इंडियंस है उनके सामने जो रियल प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की, जैसे कि वर्ण सिस्टम, उससे तो भैया इन नेटिव इंडियंस का कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं था। और ये भी बोला गया वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ से कि जो सेंस ऑफ नेशनहुड और सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ के लोगों ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया। और ब्रिटिश के अराइवल के बाद से ही यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट का माहौल बना और नेशनहुड की फीलिंग जागी। मतलब कुछ भी कह के अपने आप को, अपने रूल को जस्टिफाइड करना ये ब्रिटिशर्स कर रहे थे। और दोस्तों जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो इन ब्रिटिशर्स ने बोला कि भैया ये जो इंडियंस है ये तो भैया वाइट मेंस बर्डन है। और ये जो काफ़ी सारे जनरलाइजेशन है जो कि मैक्स म्यूलर ने दिए थे वो हमें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की किताब में भी देखने को मिलते हैं, जो कि लिखी गई थी 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। और ये पहली ऐसी किताब थी जिसमें एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली लिखा गया था। सिस्टमैटिकली एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री को राइट डाउन किया गया था इस किताब में। और इसमें दोस्तों पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। और 50 साल तक के लिए दोस्तों ये किताब यूज़ में थी और आज भी कहीं ना कहीं ये जो किताब है वो यूज़ में है स्कॉलर्स के द्वारा। और अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रखी हैं ब्रिटिश रूल के ऊपर, क्योंकि भाई ये प्रो इम्पीरियलिस्ट थे और साथ ही साथ इंडियन सिविल सर्वेंट। तो भैया बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि
ये ब्रिटिश क्राउन को सर्व करेंगे और ब्रिटिश के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि ये इंडियन सिविल सर्वेंट है, साथ ही साथ ब्रिटिश एम्पीरियल्स भी। और जो इनकी किताब है, इस किताब में 1/3 जो पार्ट है वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से डील करता है। और वही चीज़ कि जब तक ब्रिटिश नहीं आया तब तक इंडियंस में सेल्फ रूल नहीं था, बल्कि इंडियंस को डिस्पोटिक रूल के अंडर रहने की आदत थी और कभी भी इनको एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं मिली। तो ओवरऑल जस्टिफिकेशन दोस्तों चालू था, सिर्फ ऑटोक्रेसी ही एक प्रकार की दोस्तों गवर्नमेंट थी जिससे ये हिस्टोरियंस कंसर्न थे, ये भी इन अंग्रेज़ों ने बोला। ये सबको अगर हम कंक्लूड करें दोस्तों, तो जो ब्रिटिश इंटरप्रिटेशंस थी इंडियन कैरेक्टर अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं नीचा दिखाया गया और कॉलोनियल जो राज है उसको उठाया गया, ताकि ये महसूस करवाया जा सके कि अब जो इंडियंस है वो सही हाथों में है। हालांकि एक आधा इंस्टेंस जैसे कि क्रोनोलॉजी का स्ट्रॉन्ग सेंस मिसिंग था अगर हम कंपेयर करें चाइनीज़ से, कि उन्होंने जो अपने इवेंट्स है उनको क्रोनोलॉजिकली डेट किया, बट इंडियंस ने इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को दोस्तों गौतम बुद्धा की डेथ से रेफरेंस मान करके नोट डाउन किया। मतलब जो डेट वाइज चीज़ों को मेंशन किया गया वो किया गया चाइनीज़ के द्वारा बेहतर, और जो इंडियंस है उन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ों को डेट वाइज मेंशन करना था वो नहीं किया, क्रोनोलॉजी की चीज़ें मेंशन नहीं करी। बट बाकी जितनी भी चीज़ें इन अंग्रेजों ने बताई हैं वो कहीं ना कहीं दोस्तों सब फर्जी और सब बढ़ा चढ़ा के बताई हैं। और ये कहना कि इंडियन पैरेलल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, तो भैया ये ब्रिटिश इनका ध्यान रखते, इनको घूम फिर के कहीं ना कहीं एक तरीके से इग्नोमिनी में नहीं डालते कि भैया तुम लोग तो एक अलग ही दुनिया में चलते हो। कहीं ना कहीं ये उनका ख्याल रखते हैं कि नहीं भैया, अगर तुम लोग सही हो और अगर तुम लोग वाकई में यहाँ पे ढंग से रूल करने आए हो तो इंडियंस का ध्यान रखो। बट इन्होंने ये नहीं किया और इन्होंने ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी, ब्रिटिश ने ये भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी कि जो इंडियंस हैं वो इनकेपेबल हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए। बहरहाल यहाँ पे ये जो पार्ट होता है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग नेशनलिस्ट अप्रोच और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन इन अंग्रेज़ों ने हिस्ट्री का किया था दोस्तों, उससे जो इंडियन स्कॉलर्स थे और ख़ासकर जो वेस्ट से एजुकेशन लेके आए हुए इंडियन स्कॉलर्स थे, उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भैया जो ब्रिटेन है और ब्रिटेन की जो सोसाइटी है वो तो कैपिटलिस्ट है, वो आगे बढ़ रही है। वहीं पे जो इंडिया की फ्यूडलिस्ट सोसाइटी है जो कि राजा महाराजा में डिवाइडेड है, वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है और प्रोग्रेस कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है इंडियन सोसाइटी की। और इसको देखते हुए इनमें से कुछ स्कॉलर्स सामने आए और उन्होंने कहा कि भैया हम तो इंडिया की जो हिस्ट्री है ना उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे ताकि सोशल रिफॉर्म्स आएँ और लोग तकियानुसी तरीक़ों से हटें और प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखें। और जो लैक ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी थी इन अंग्रेज़ों ने, कहीं ना कहीं उसका भी जवाब दे पाए ये इंडियन स्कॉलर्स। फिर काफ़ी सारे हिस्टोरियंस नेशनलिस्टिक आइडियाज़ के साथ आए ताकि हिंदुज़म को भी रिवाइव कर पाएँ, पर हार्डली किसी स्कॉलर ने दोस्तों एक रैशनलिस्ट या ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिया हिस्ट्री को रिफॉर्म करने के लिए। और जिन्होंने लिया रैशनलिस्ट अप्रोच वो थे राजेंद्र लाल मित्र, जिनको एंशियंट हेरिटेज से काफ़ी अफेक्शन था। तो इन्होंने वैदिक टेक्स्ट को पब्लिश किया और किताब लिखी इंडो आर्यंस, और ये कहा कि भैया पुराने समय में इंडियंस बीफ का सेवन करते थे। और दूसरे हिस्टोरियंस ये प्रूव करने में लग गए कि जो यूरोपियन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और एंशियंट सोसाइटी है यूरोप की, वहाँ पे जो क्लास सिस्टम है वो डिवीज़न ऑफ लेबर पे टिका था और डिफरेंट नहीं है वो जो क्लास सिस्टम है अपने इंडिया के कास्ट सिस्टम से। तो मतलब ये बताने की कोशिश करी इंडियन स्कॉलर्स ने कि भैया ये हमें तो ख़राब बता रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है, बट खुद क्या इनके क्या है डिवीज़न ऑफ लेबर पे डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं खुद को बेटर दिखाना और हम लोग को ख़राब दिखाना, ये भी इंडियन स्कॉलर्स ने जवाब दिया। फिर महाराष्ट्र में निकल के आए रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ कशिशनाथ राजवाड़े, जो कि दो काफ़ी डेडिकेटेड स्कॉलर्स रहे हैं। इन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकाली ताकि सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जा सके। तो भाई आरजी भंडारकर ने पॉलिटिकल हिस्ट्री सतवाहनास की, जो कि डेक्कन में रूल करते थे, और वैष्णविज्म और दूसरे सेक्ट्स की जो हिस्ट्री उसको भी रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। और दोस्तों आप देखोगे कि ये फेवर में थे विडो रीमैरिज के, साथ ही में अगेंस्ट भी थे कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज जैसी इल प्रैक्टिसेस के। गांव-गांव भी गए दोस्तों वी के रजवाड़े साहब महाराष्ट्र के, ताकि संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स और मराठा जो हिस्ट्री है, मराठास की जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। और दोस्तों इन्होंने किया भी, इसके चलते इन्होंने दोस्तों 22 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया। हालांकि दोस्तों
इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, पर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की हिस्ट्री इन्होंने मराठी में लिखी 1926 में, जिसको दोस्तों काफ़ी क्लासिक माना गया, क्योंकि इसका जो बेस था वो वैदिक टेक्स्ट था और दूसरे काफ़ी टेक्स्ट भी थे इसका बेस। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ मैरिजेस पे इंडिया में इन्होंने काफ़ी इंसाइट दी। आगे फिर आपको देखने को मिलेंगे पांडुरंग वमनकाने, जो कि काफ़ी अच्छे थे संस्कृत में, और एसोसिएट किया इन्होंने अपने आप को सोशल रिफॉर्म के साथ, और स्कॉलरशिप के जो शुरुआती ट्रेडिशन था उसको भी आगे लेके आए। और इनकी सबसे अच्छी किताब हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इन्होंने 5 वॉल्यूम्स में निकाली 20वीं सेंचुरी में, और इसमें पुराने सोशल लॉज और कस्टम्स, जिससे हमें हेल्प मिली सोशल प्रोसेसेस को समझने में कि कैसे लोग और ग्रुप्स आपस में इन्वॉल्व हुए एंशिएंट इंडिया में, ये भी हम लोगों को इनकी किताब से जानने को मिला। फिर जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से पॉलिटी और पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी पढ़ा, समझा और बताया कि भैया इंडिया की भी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी और इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन करना अच्छे से आता था, और इसके लिए खास कर क्रेडिट दिया जाता है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर को, जो कि एक एपिग्राफिस्ट है, मतलब वो जो कि हार्ड सर्फेसेस पे लिखे हुए वर्ड्स को डिसाइफर करते हैं। तो इन्होंने किताबें पब्लिश करी अशोका पे और एंशिएंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे, ताकि लोगों को समझ में आए कि अंग्रेज़ों की बात सही नहीं है। फिर सामने आए हेमचंद्र रे चौधरी, जिन्होंने एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री महाभारत वॉर के समय से रिकॉन्स्ट्रक्ट करी, मतलब 10th सेंचुरी BC से गुप्ता एम्पायर के एंड तक, और ये टीचर भी रहे यूरोपियन हिस्ट्री के, तो वहाँ से कुछ तौर तरीके, वहाँ की कुछ जानकारी, कंपैरेटिव इनसाइट्स भी इन्होंने अपनी किताबों में मेंशन करी। हालांकि दोस्तों इन्होंने पीरियडाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं करी, मतलब जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे उनको टाइम वाइज ना अरेंज करने पे इन्होंने कोई भी चर्चा नहीं करी, और इनके हिसाब से जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो 6th सेंचुरी AD तक ही लास्ट करी है। फिर इन्होंने V.S. स्मिथ की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करा, और जो उनकी किताब थी अर्ली इंडिया हिस्ट्री पे उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करा, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं उनको भी क्रिटिसाइज़ किया। पर इन्होंने दोस्तों आप देखोगे जो अशोका की पीस पॉलिसी है उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। फिर बात आती है R.C. मजूमदार की, जो कि काफ़ी प्रोफोलिक राइटर है और जनरल एडिटर भी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया पीपल, जो मल्टी वॉल्यूम किताब थी, और इन्होंने अपनी राइटिंग्स में हिंदू एलिमेंट्स को दोस्तों स्ट्रांगली रिवाइव करके सामने लाने की कोशिश करी है। अब आगे बात आती है साउथ इंडिया की, तो जो शुरुआती हिस्टोरियंस थे उन्होंने दोस्तों साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया, और इसी तरीके से KA नीलकंठ शास्त्री, जो कि साउथ इंडिया के काफ़ी बड़े हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भी शुरुआती समय पे साउथ इंडिया की हिस्ट्री पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, और किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। बट बाद में दोस्तों इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ और उन्होंने अपनी गलती सुधारी और किताब लेके आए अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के नाम से। हालांकि दोस्तों जो इनकी राइटिंग स्टाइल है काफ़ी ब्रीफ थी, बट टू द पॉइंट क्लियर प्रेजेंटेशन था इनका, और इनके द्वारा दिए गए फैक्ट्स भी उतने ही रिलायबल थे जितना कि रे चौधरी के, जिनको जस्ट अभी उन्होंने कुछ देर पहले ही पढ़ा है। पर कहीं ना कहीं नीलकंठ शास्त्री की तरफ से जो दोस्तों ऑब्जर्वेशन करी गई थी पॉलिटी और सोसाइटी पर साउथ इंडिया की, उस पर काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने दोस्तों ऑब्जेक्शंस रेज किए हुए हैं, और इन्होंने कल्चरल सुप्रीमेसी पे भी फोकस करा ब्राह्मण्स की, और ये बताया कि शुरुआती समय में जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें आपस में हार्मनी प्रेजेंट थी, और इनके समय में काफ़ी सारे रिसर्च मोनोग्राफ्स प्रोड्यूस करे गए थे साउथ इंडिया की डायनेस्टिक हिस्ट्रीज पे। अच्छा, मोनोग्राफ्स होते हैं एक प्रकार का लिखा गया बड़ा आर्टिकल या छोटी सी किताब जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंशन्ड हो। फिर 1960 तक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी अपने इंडिया की, उसकी वजह से काफ़ी सारे स्कॉलर्स निकल के आए, और उन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ साथ अपने अपने रीजन की रिस्पेक्टिव हिस्ट्रीज़ को भी सामने लाए और कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के बताया। और जो दोस्तों हिस्टोरियंस नेशनलिज्म के आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, उन्होंने पैन इंडिया लेवल पे हिस्ट्री को जाकर लिखा, और अनलाइक V.S. स्मिथ की इतिहास पे लिखी गई किताब, जिसको जस्ट अभी हम लोगों ने जाना कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1/3 पार्ट इस किताब का अलेक्जेंडर के इंडियन इन्वेजन से डील करता है, पर जब बात आई हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडियन स्कॉलर्स की तरफ तो इंडियन स्कॉलर्स ने दोस्तों किताब में कहीं पे भी अलेक्जेंडर के इन्वेजन के सब्जेक्ट को तुल नहीं दिया, बल्कि जो डायलॉग हुआ था किंग पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा। और चंद्रगुप्त ने जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की एरिया को लिबरेट किया था सेल्यूकस के कंट्रोल से, तो उस पर भी इंडियन हिस्टोरियन से ज़्यादा हाईलाइट किया। और तो और कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स थे जैसे कि KP जायसवाल और AS ऑल्टरकर, और जिन्होंने इंडिजिनस रूलिंग डायनेस्टीज़ के रोल को दोस्तों काफ़ी एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा के लिखा,
कि कैसे इन इंडिजिनस डायनेस्टीज़ ने इंडिया को आज़ाद करवाया शाकास से और कुशांस से, जो कि सेंट्रल इंडिया की ट्राइब थी। हालांकि दोस्तों ये सेंट्रल एशियन ट्राइब्स इंपॉर्टेंट पार्ट बनी इंडियंस की लाइफ का, और इन ट्राइब्स ने दोस्तों इंडिया का जो रिसोर्सेज है उसको भी एक्सप्लॉइट नहीं किया। पर सबसे अच्छी बात ये निकल के आई सामने कि केपी जायसवाल ने ये मिथ हटाया, ये एक तरीके से भ्रम हटाया जो कि ब्रिटिश ने पुट फॉरवर्ड किया था कि यहाँ सेल्फ रूल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि 1910 से 1912 के बीच में इन्होंने दोस्तों काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे कि सेल्फ रूल इंडिया में एग्जिस्ट करता था एंशियंट टाइम्स में, और काफ़ी इनकी फाइंडिंग्स हिंदू पॉलिटी में भी अपीयर हुई 1924 में। हालांकि इनके लिए ये कहा गया कि मॉडर्न नेशनलिस्ट आइडिया को एंशियंट इंस्टीट्यूशन से मिक्स कर रहे हैं ये, और इनके द्वारा जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बताई गई थी उसको भी क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी सारे राइटर्स की तरफ से, इंक्लूडिंग यूएन घोषाल। और आप देखोगे कि केपी जायसवाल की जो बेसिक थीसिस थी रिपब्लिकन प्रैक्टिसेस की, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट हुई, और इनके सबसे फेमस वर्क हिंदू पॉलिटी, जो कि अपने 6th एडिशन में काफ़ी क्लासिक माना गया। अच्छा दोस्तों, ये पूरी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारे अपने इंडियन स्कॉलर्स हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स को जवाब दिया उनकी राइटिंग्स पे जो कि उन लोगों ने लिखी थी अपनी तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पहला पार्ट है होता है एंड। अब हम लोग दूसरे पार्ट में जल्दी ही मिलेंगे, और अगर आप अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू लेसन देखने के लिए।